वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम लेके आए हैं TY/BCom सेमेस्टर 5th चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसमें हम पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, रेशियो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट दी टॉपिक। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इट रेफर टू द एन ऑर्गेनाइजेशन collection of data on the basis of accounting principle and convention। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले ही, 11th क्लास में है ये। इसके रिगार्डिंग लाइक आपने पढ़ा होगा तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाते हैं ये पढ़ा होगा आपने, मैचिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी क्या होते हैं? प्रिंसिपल और कन्वेंशन। इसके अलावा प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो डिस्क्लोज करता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों। ठीक है, फिर आता है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वन, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनको तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। और जो नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनी जो आप बोल सकते हो कि जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। आप उसके लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। तो यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। इस इनकम स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि एक पूरे साल के दौरान किसी कंपनी ने क्या प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, यानी कि इट्स शो दी प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए आपने देखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कि कंटिन्यूटी बेस पे बनता रहता है ड्यूरिंग द ईयर। इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं कि एक बिजनेस ने पूरे साल के दौरान कितना प्रॉफिट अर्न किया, लॉस अर्न किया, उस चीज का हमें पता चलता है इनकम स्टेटमेंट के। नेक्स्ट है अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट से किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, यानी कि उस फर्म के अंदर एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, या ओनरशिप कितनी है, कैपिटल कितनी है, उसके रिगार्डिंग। तो बैलेंस शीट क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने देखा हो तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा मिलता है एज एट या एज ऑन मिलता था 2013 से, तो स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक दिन बैठकर आप बैलेंस शीट बनाते हो पूरे दिन, और जबकि ये पूरे साल बनता रहता है। इसके अलावा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये कैश के बारे में बताता है कि लिक्विडिटी, यानी कि इट्स शो दी लिक्विडिटी पोजीशन। बैलेंस शीट क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन, और ये लिक्विडिटी पोजीशन शो करती है। यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर में आपका कैश का फ्लो क्या रहा है, ये कौन शो करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये आपको यहां से याद करना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लिक्विडिटी पोजीशन को दिखाता है। या आप बोल सकते हो कि सोर्स और यूजेज ऑफ कैश के बारे में कौन बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स एंड यूजेज ऑफ कैश के बारे में बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि पैसा कहां से आया और कहां पर उसका यूज किया, फंड का। फंड एक वाइडर टर्म है, ये आपको याद रखना है। कैश के अंदर सिर्फ कैश आइटम आती है, फंड के अंदर कैश और नॉन कैश दोनों तरह के आइटम इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन कैश मींस लाइक डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर किया जाता है बैलेंस शीट को। दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि बिगिनिंग और एंड की बैलेंस शीट का कंपैरिजन करके हमें ये पता चलता है कि फंड का ट्रांसफर कैसे हुआ है, यानी कि एसेट के रिगार्डिंग, लायबिलिटी के रिगार्डिंग और ओनरशिप के रिगार्डिंग। तो यह था फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना।
वर्किंग कैपिटल, यानी कि इसकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू डेट। यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल, आपके अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नेट वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट कौन दिखाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। और नेट कैश का कौन दिखाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो क्या क्या है इसके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं? नंबर 1 आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। सेकंड आता है बैलेंस शीट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट और फोर्थ आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या क्या खासियत है, इनके फीचर क्या क्या हैं इसके अंदर? ये सर ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल बनाई जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस असेस करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट वन आता है बैलेंस शीट, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाई जाती है, लाइक 31 मार्च को। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी भी फर्म की, यानी कि उसके एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, उसके रिगार्डिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर, यानी कि बिगिनिंग टू एंड बोल सकते हो आप, या फिर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, उन दोनों के कंपैरिजन करके ये पता चलता है कि कैश का फ्लो कैसा है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक वाइडर टर्म है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसमें कैश और नॉन कैश दोनों आइटम को इंक्लूड करते हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें पता कहां से चलता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आपने 12th में किया होगा कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पर है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको नेट वर्किंग कैपिटल बनानी पड़ती है। नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी फोर्थ, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इनकम स्टेटमेंट, ये कि सीक्वेंस और ऐसे ही बनाना है इसको। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है 2013 से, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसके अंदर पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है, या पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ठीक है ना, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट का अकाउंटिंग साइकिल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन आता है फिर इसमें टेक्निक टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे आप एनालाइज करोगे, उनका विश्लेषण हम कैसे करते हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर ये 4 पार्ट आते हैं, कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और फंड फ्लो। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मींस मैं चारों के बारे में बात कर रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? जैसे इसके अंदर नाम दिया गया कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना। तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट आती है और बैलेंस शीट भी आती है, और ये दोनों भी आते हैं। माने कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को लेके चलते हैं हम। तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फिगर फॉर 2 एंड मोर पीरियड। ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा साल की आप बैलेंस शीट लोगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लेते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। लाइक जैसे 2021, 2022। अब बैलेंस शीट अगर आपने ली है तो यहां पर होगा एसेट, ऐसे लायबिलिटी चलेगा। एसेट मान लिया कि इसमें थी 100, इसमें होगी 150। तो पहले क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। मान लिया 50 प्लस में आ गया, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यानी कि 50% आ गया। तो अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो साइज मैटर नहीं करता। ठीक है ना, परसेंटेज में एक्यूरेट रिजल्ट आता है, बुझेगा ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं? कंपेरिजन में 2 या 2 से ज्यादा साल की बैलेंस शीट हो सकती है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, उनका कंपैरिजन करते हो, इनका डिफरेंस निकालते हो, और फिर उसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिखते हो। ठीक है ना, तो ये आता है आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एसेट बढ़ रही है या घट रही है, आपके प्रॉफिट या लॉस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हम पता चल जाएगा कि सेल बढ़ी या कम हुई, क्या कुछ हुआ। ठीक है, तो इससे हम क्या हुआ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना तो दिया, अब अगर उनको हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए एनालाइज टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका क्वेश्चन भी बनता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? मैंने सिर्फ 2 ही को उठाया है। पीएनएल या बैलेंस शीट को हम इकट्ठा लिखते हैं, प्रीवियस ईयर को, फिर करंट ईयर को, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और फिर उनकी परसेंटेज भी लेके चलते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए। यानी कि आपको परसेंटेज की फॉर्म में पता चल जाएगा। लाइक आपको पता चल जाएगा करंट एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो कितने परसेंट हुआ, तो आपको उसकी फिगर देखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में निकालते हैं। तो दोनों का अगर बेस अलग अलग है, मान लिया कि 100 से 150 हो गया तो 50 प्लस में आ गया। ठीक है, वैसे ही 200 से 250 हो गया तो प्लस में।
ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये आएगा 50%। कैसे? 50 डिवाइड बाय बेस 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। अगर ऐसे निकालेंगे तो 50 प्लस में बेस 200 इंटू 100, ये आ गया 25। देखो, अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो फिर ये साइज मैटर नहीं करता, परसेंटेज हमेशा ही एब्सोल्यूट से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट को परसेंटेज के फॉर्म में चलेंगे। अब मैंने बोल दिया 50%, 25%, इस इट मीन इनका बेस सेम हो गया है, यानी कि साइज इसका 100 था 200 था, कोई मैटर नहीं करता अगर आपने परसेंटेज में निकाल लिया तो। ठीक है, ये था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसे थोड़ा परसेंटेज वाला याद रख लेना। तो अगर फिगर परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है तो एक्यूरेसी ज्यादा आती है। नेक्स्ट वन आता है फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे नाम है कॉमन, यानी कि हम बेस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? बेस, एक पर्टिकुलर बेस लेंगे और उससे फिर उस बाकी आइटम का कंपैरिजन करेंगे। आपको पता हो, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेज लिखते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसिव उस साइड हम फिर क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्या, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा। तो जब हम पीएनएल की बात करते हैं तो सेल को बेस मान लेंगे, बेस इन द सेंस कि 100 मान लेंगे, और उससे फिर अदर आइटम का कंपैरिजन करेंगे। लाइक परचेज का कंपैरिजन करेंगे हम सेल से, डायरेक्ट एक्सपेंसिव का कंपैरिजन करेंगे सेल से। तो ये तो क्या है, फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं अभी हमने सीखा, क्योंकि परसेंटेज में एक्यूरेट रिजल्ट आता है। टू सम कॉमन बेसिस, कुछ कॉमन बेस हम लेके चलेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। लाइक इनकम स्टेटमेंट, सेल इज अज्यूम्ड 100। इनकम स्टेटमेंट जब हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो नीचे जो बेस है ना, बेस हमेशा ही सेल लेके चलेंगे। लाइक अगर मेरे को परचेज का परसेंटेज निकालना, परचेज डिवाइड बाय सेल इंटू 100। अगर मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसिस का निकालना, डायरेक्ट एक्सपेंसिस डिवाइड बाय सेल इंटू 100। तो ये जो बेस है ना, बेस, इसको क्या मानेंगे हम, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है ना। तो ये था आपका इनकम स्टेटमेंट। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सर इनकम स्टेटमेंट में बेस किसको मानते हैं, सेल को कितना मानते हैं, 100, मतलब 100% है ऑटोमेटिक। क्या है, 100% आप बोल सकते हो, 100% इसको हम मान के चलेंगे। ठीक है। और ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर जब आपकी टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी किसी को, क्योंकि देखो एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होती है बैलेंस शीट में, तो एसेट को मान लो या लाइबिलिटी को मान लो, उसको हम क्या मानेंगे, 100। तो बाकी सभी का कंपैरिजन हम इससे करेंगे। लाइक फिक्स एसेट का कंपैरिजन करेंगे डिवाइड बाय टोटल एसेट, करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है। प्रोविजन करेंगे, कोई भी लाइबिलिटी है तो डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी या एसेट, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये 100 मान के चलना। ठीक है ना। तो इसमें सेल को अज्यूम करेंगे 100 और इसमें टोटल इसको क्या करेंगे, अज्यूम 100। ठीक है। तो ये आपका कॉमन साइज, जैसा नाम है वैसे ही कि सर अगर इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट लेते हैं तो उसका बेस क्या मानेंगे, 100 मानते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में सेल को बेस लेते हैं और बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट को बेस ले लो या फिर टोटल लायबिलिटी, किसी एक को बेस ले लेते हैं। अब आता है ट्रेंड एनालिसिस। भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, भाई किसी चीज का डिमांड बढ़ रही है या फिर डिमांड कम हो रही है या कैसे, तो ये ट्रेंड एनालिसिस हमें देखना होता है। ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है, जैसे इसका नाम ही है, ए सीरीज ऑफ परसेंटेज, ए सीरीज ऑफ परसेंटेज डिफरेंट आइटम ऑफ डिफरेंट ईयर, यानी कि डिफरेंट आइटम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। लाइक यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं टेबल। मान लीजिए ईयर दे रखे हैं 2017, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, ये ईयर हो गए आपके। ऐसे ही मान लीजिए कोई आइटम दे रखी हो, उसको पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज मान लीजिए इधर की 70, ये 60, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20। अब इसमें क्या बोला गया है, ए सीरीज ऑफ द डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम इन डिफरेंट ईयर इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। अब आप है ना, इसमें जैसे परसेंटेज में दे रखा है, अब आप इसमें किसी को भी बेस ले सकते हो। आपको लगता है कि सर लेटेस्ट ईयर को बेस लेना चाहिए तो इसको बेस ले लो। ठीक है, तो इसको नीचे लिखेंगे। आपको लगता है नहीं सर इस ईयर को बेस लेना चाहिए, इसको दे देंगे। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर नॉर्मल ईयर है जिसमें ज्यादा अप डाउन नहीं हुआ है, लाइक 2020 नॉर्मल ईयर नहीं है क्योंकि कोविड आ गया था। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसको आपको बेस लेना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए 100। मान लीजिए सपोज करो यहां पर आइटम दे रखी 50,000,
तो 50,000 किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो नीचे डिवाइड करेंगे 50,000 से, फिर ऊपर आइटम लिखेंगे, मान लीजिए इसकी जो भी है वो एक्स है। तो ट्रेंड एनालिसिस में किसी भी ईयर को बेस माना जा सकता है, जरूरी नहीं कि लेटेस्ट को माने या सबसे पहले वाले को माने या मिड को माने, किसी भी ईयर को बेस माना जाता है और उस बेस ईयर में जो फिगर दे रखे उसको क्या मानना है? 100 मानना है। हो जाएगा ना? तो लिख भी रखा है, एंड इस कंपेरिजन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर का माना अज्यूम 100। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना ट्रेंड एनालिसिस कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेशियो एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का रेशियो से बेटर मेथड कोई नहीं है। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? अकाउंटिंग क्या है? शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, अकाउंटिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटर रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर। यानी कि अगर आप दो फिगर लेते हो तो वो आपस में रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपस में रिलेट नहीं करेगी तो इसके इट मींस एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है, रिलेटेड आइटम होनी चाहिए, याद रखना। एक्सप्रेस्ड बाय द मीन ऑफ डिवाइडिंग वन आइटम टू अनदर आइटम, क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे से शो करना है तो आपको दोनों फिगर लेनी है और उनको एक आपको आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर लिखना है, दूसरा डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको लिखना है। तो रेशियो के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। लाइक फिर रेशियो के टाइप, सर क्या सिर्फ रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं ए अपॉन बी, या सॉरी ऐसे लिखते हैं रेशियो को ए रेशियो बी? हाँ जी ऐसे तो लिखते हैं, तो सिंपल होगा। तो सिंपल रेशियो में क्या लिखेंगे? इट एक्सप्रेस एज द प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 2:1। इट मींस कि बी की से डबल है क्या? ए। बी से डबल क्या है? ए। ठीक है ना? 2:1। तो प्रोपोर्शन के रूप में तो सिंपल रेशियो, रेट या टाइम के रेट में भी कितने गुना है, कितने टाइम्स है, यानी कि ए बी का कितने हैं? 2 टाइम्स हो गया। परसेंटेज की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 100%, 200%, यानी कि ये 100 है तो ये 200% है, ये 1 टाइम है तो ये 2 टाइम है, ये 2:1 रेशियो, सिंपल रेशियो। ये टाइप ऑफ रेशियो के रिगार्डिंग है। आगे फर्दर हम रेशियो के बारे में ही पढ़ेंगे, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना ये सभी आप चीज सारे के सारे आपके नोट्स टेलीग्राम पे है ही हैं, कॉमर्स क्लासेस पे। इसके अलावा अगर आपको इसकी स्नैपशॉट लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। और हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो रेशियो का टॉपिक होगा, रेशियो एनालिसिस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ रेशियो क्या है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो या उसके कुछ रिलेटेड हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे है अकाउंटिंग रेशियो। हम रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ रेशियो में 3 टाइप के होते हैं, सिंपल रेशियो, रेट रेशियो, और इसके लिए रेट के बारे में, और थर्ड वन आता था आपका परसेंटेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग रेशियो को। फर्स्ट वन आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेकंड आता है लीवरेज रेशियो, थर्ड आता है लिक्विडिटी रेशियो जिसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, करंट एसेट मूवमेंट रेशियो या वेलोसिटी रेशियो। तो सबसे पहले तो आपको नाम ही पता होने चाहिए कि किसको क्या क्या बोलते हैं। तो जैसे फोर्थ में दिया गया इसके अलग अलग नेम है, तो यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप ये ध्यान रखना। अब करते हैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मींस इसके थ्रू हमें फाइनल रिजल्ट पता चलता है किसी भी बिजनेस ऑपरेशन का, कि जो बिजनेस चला रहे हैं अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया या नहीं किया, एट लास्ट ये फाइंड आउट करना किसका काम है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। तो ये किसके ऊपर बेस होता है? इट इज बेस्ड ऑन दी सेल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि सेल और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड पर बेस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है ना? इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कैसे मेजर करेंगे हम? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि कोई बिजनेस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात को हम फाइंड आउट करते हैं उसके प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न रेशियो।
प्रॉफिट मार्जिन रेशियो रिलेशनशिप शो करता है प्रॉफिट और सेल का, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, और रेट ऑफ रिटर्न रेशियो रिलेशनशिप शो करती है प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। लीवरेज रेशियो क्या होती है? इट रेफर टू द यूज ऑफ डेब्ट फंड, कि आप अपने पूरे फंड में, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का कितना यूज कर रहे हो, डिवेंचर होल्डर का कितना यूज कर रहे हो। डेब्ट का यूज करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट जो है वो चीपर सोर्स तो है, जिसके कारण फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हायर रिस्क की भी है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करता है उसमें डेब्ट का कितना रोल होना चाहिए, यानी कि लीवरेज का मतलब ही डेब्ट होता है। क्या होता है? डेब्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेब्ट रेशियो के बारे में, ठीक है ना। इसके थ्रू असेस किया जाता है कि जब हम डेब्ट का यूज कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर का यूज कर रहे हैं, या बाहर से पैसा ले रहे हैं लोन वगैरह, तो उस टाइम रिस्क कितना है, उस रिस्क को फाइंड आउट करना किसका काम होता है? लीवरेज रेशियो का। फिर आता है लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मींस एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे करने की एक फर्म की एबिलिटी कितनी है और कब, एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, जब वे ड्यू होती है, जब अगर आपको पेमेंट करनी है किसी शॉर्ट टर्म की, तो आप पेमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो कहलाता है लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी पोजीशन को शो करता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करता है, वैसे लिक्विडिटी रेशियो किसी भी फर्म की लिक्विडिटी को शो करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कर लो। अब लिक्विडिटी मीन्स कि फर्म के पास इनफ करंट एसेट होनी चाहिए, क्योंकि करंट एसेट को सेल करके आप क्या करते हो? करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हो, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन, या हमने पहले भी पढ़ा है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में आप बोल सकते अपोजिट रिलेशन होता है। अगर आप पैसे को बिजनेस के अंदर ब्लॉक करके रखोगे तो लिक्विडिटी आपके पास इनफ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करके ज्यादा कमा सकते थे। ऐसे ही अगर आप लिक्विडिटी को कम रखते हो, करंट एसेट को बिजनेस में कम रखते हो, तो आप ऑब्वियसली बात है उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे, जो आपने जो जितना रखना था उससे कम रखा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां से प्रॉफिट अर्न कर लोगे। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाए तो बिजनेस पर ही क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। यानी कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए। और लास्ट में आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर इट मींस इट शो द एफिशिएंसी विद द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एसेट इज रोटेटेड इन द बिजनेस, कि जितना पैसा कैपिटल में लगाया है, जितने पैसे की आपने एसेट परचेज की है, क्या वो उतना ही पैसा कितनी जल्दी कन्वर्ट करके बिजनेस को दे रहा है, ठीक है ना। टर्नओवर कि जो आपने एसेट में पैसा लगाया, कितने टाइम बाद में वो फिर से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, एसेट होगी, करंट एसेट, अब उसको दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो के थ्रू हमें पता चलता है। कर लोगे नहीं तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा क्या होता है, टर्नओवर रेशियो शो द एफिशिएंसी विद which the capital invested in the asset is rotated of the business, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। और the efficiency with which asset are managed directly affect the volume of sale। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक फाइनेंशियल मैनेजर एसेट का बेटर मैनेजमेंट करता है तो जिसके कारण सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। और किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। वैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, उसका एक पार्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये 4 के 4 पार्ट है अकाउंटिंग रेशियो कौन कौन से हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। लिवरेज रेशियो में डेब्ट का यूज करते हैं और लिक्विडिटी में हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स। इन 4 के 4 पॉइंटों के बारे में, इनके 4 पॉइंट्स के बारे में डिटेल से हम एमसीक्यू भी करेंगे, इनके फॉर्मूले भी आपको याद करवाएंगे। वो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसके अंदर हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे ताकि आपको इजीली कर मिले। लाइक हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर अलग लेक्चर बनाएंगे, लिवरेज पे अलग, लिक्विडिटी पे अलग, टर्नओवर पे अलग। इन सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको देंगे और साथ ही साथ करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे अलग से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम रेशियो के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो रेशियो के बारे में आगे आता है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। कहने का मतलब है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे हम रेशियो का। तो पास्ट रेशियो, यानी किसी ने बोला किसी भी रेशियो को आप बेस्ट मान लें कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर था 2021 टू 22, उसमें आपने करंट रेशियो फाइंड आउट कर ली, मान लिया है 2:1, लेकिन वो करंट रेशियो आपको ये पता चलेगा 2:1 सही है गलत है, लेकिन वो पिछले साल की एवरेज में अच्छी है या कम है, उसमें आपने इंक्रीमेंट किया या नहीं किया। तो इसलिए क्या गया है कि ए सिंगल रेशियो इन इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है ना। इट शुड बी कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड। एक सिंगल रेशियो का कोई यूज नहीं है जब तक उसको दूसरी रेशियो के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। तो फर्स्ट वन आता है पास्ट रेशियो, कि प्रीवियस ईयर में आपकी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो क्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या थी, और सॉरी प्रीवियस ईयर में क्या थी और अब करंट ईयर में क्या है, उनका जब आप कंपैरिजन करोगे फिर आप देखोगे अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वन आता है कंपटीटर रेशियो, कि कंपटीटर की कैसी रेशियो है। एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग फर्में होती, तो आपका जो कंपटीटर है उसकी करंट रेशियो कितनी है, आपकी कितनी है, लेकिन ऐसा करते टाइम आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे। फिर आता है थर्ड वन लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी इंडस्ट्री रेशियो। अब पूरी इंडस्ट्री का एवरेज क्या है, ऑन एन एवरेज मान लेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर 1000 फर्में हैं, तो उनकी हम करंट रेशियो या जो भी एक्सवाइजेड में से कोई भी रेशियो है उनका एवरेज निकालेंगे, फिर उनके एवरेज को हमारी फर्म के जो रेशियो है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो इंडस्ट्री रेशियो के बारे में आप उससे कंपैरिजन, कि एक फर्म की रेशियो का इंडस्ट्री रेशियो के साथ कंपैरिजन करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम कहां पर है या अपना मार्केट शेयर कितना है। लास्ट वन आता है प्रोजेक्टेड रेशियो। इट मीन्स कि जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, तो उसका कंपैरिजन हम करते हैं फ्यूचर का, पास्ट और करंट का कंपैरिजन करेंगे फ्यूचर रेशियो के साथ। तो इसमें प्रोजेक्टेड रेशियो के बारे में हम बात करते हैं कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपका क्या रेशियो होने वाला है ना, ठीक है। तो द कंपैरिजन ऑफ करंट एसेट या पास्ट रेशियो, सॉरी द कंपैरिजन ऑफ करंट और पास्ट रेशियो विद फ्यूचर रेशियो, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द फर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि जब आप पास्ट और करंट रेशियो का कंपैरिजन करते हो फ्यूचर से, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में पता चलता है कि स्ट्रेंथ आपकी पास्ट में थी या प्रेजेंट में फ्यूचर में होगी, या फिर वीकनेस पास्ट में थी या फिर फ्यूचर में होगी, तो उसके लिए। और लास्ट टॉपिक आता है अपना रेशियो के अंदर यूजर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहले आपका आता है इंटरनल यूजर, ये अलग से आगे आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, यहां तक रेशियो हो गया आपका। अब बात करते हैं हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आती है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ने अच्छे से काम किया नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग, यानी कि एक मैनेजर जो होता है वो भी पीएनएल और बैलेंस शीट को देखकर ही पता करता है, यानी कि उनको एनालाइज करता है, यानी कि लाइक आप उनको कंज्यूम करता है। आप ये बोल सकते हो कि कौन कौन ऐसे हैं जिसको बैलेंस शीट और पीएनएल की जरूरत है, तो एक तो मैनेजमेंट, एक आता आउटसाइड। मैनेजमेंट को नीड क्यों है, मैनेजमेंट चेक करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, खासकर एफिशिएंसी के बारे में, कि एक मैनेजमेंट ने जो फर्म के अंदर जो रिसोर्स थे उनका कितना अच्छे से यूज किया, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम पूरा करना टाइम पे, और एफिशिएंसी का मतलब होता है लो कॉस्ट पे करना, यानी कि टाइम पर काम को कंप्लीट करना विद लोअर कॉस्ट। तो यह था मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि मैनेजर को पता चलता है इनके थ्रू ही कि उन्होंने क्या क्या किया, लाइक कि इसके थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है मैनेजमेंट को। कैसे, नंबर 1 ये हेल्प करती है प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने में, एक फर्म की प्लानिंग करने में, या फिर किसी फर्म को मॉडर्नाइज करना है, उसको डेवलप करना, या कहीं से लोन लेना, लो कॉस्ट पर लोन लेने में भी हेल्प करती है। तो आप उन फर्म जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उनके बेस पर आप लोन ले सकते हो, कैपिटल मार्केट से लोन ले सकते हो, ठीक है ना। या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए एक्स्ट्रा बर्डन के बिना,
ठीक है ना, कि एक्स्ट्रा बर्डन भी ना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो ये मैनेजमेंट ये पीएनएल और बैलेंस शीट के अलग से देख। आउटसाइडर का मतलब जो मैनेजमेंट के अलावा, लाइक नंबर 1 क्रेडिटर। क्रेडिटर दो तरह से, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे सकता है आपको और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा क्रेडिटर वो आपकी लिक्विडिटी को चेक करता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करता है। ठीक है ना, लिक्विडिटी के बारे में जानेगा क्रेडिटर अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्रेडिटर के केस में। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब जो संभावित आपके इन फ्यूचर जो इन्वेस्टर बनने वाले हैं वो भी देखते हैं कि किसी कंपनी में या फर्म में हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या हमें प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी लिक्विडिटी को चेक करते हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर में हम मोस्टली डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर को इंक्लूड करते हैं। किसी भी कंपनी में मोस्टली पैसा शेयर होल्डर से लिया जाता है, इसलिए डिवेंचर होल्डर भी ये चेक करते हैं कहीं हमारा जो हिस्सा है वो दबा तो नहीं लिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए वो भी इन डॉक्यूमेंट की स्टडी करते हैं। फिर आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज किसके लिए? अपनी वेजेज की इंक्रीमेंट के लिए, बोनस शेयर के लिए। वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है और उसके एवज में वेजेज कितनी मिली है, बोनस कितना मिल रहा है। और खासकर अगर एम्प्लॉइज ने उसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तब तो उसका इंटरेस्ट और ज्यादा क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। बैंक ये भी लोन देने से पहले, ठीक है ना, ये लोन देने से पहले फाइनेंशियल पोजीशन तो चेक करते ही करते हैं, ये भी चेक करते हैं कि क्या इन्होंने लोन राइट टाइम पे किया या नहीं किया। गवर्नमेंट को अगर टैक्स लेना है, प्राइस मैक्सिमम प्राइस या सीलिंग प्राइस फिक्स करना है, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल में करना है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी इन डॉक्यूमेंट की स्टडी करती है या हेल्प करती है डॉक्यूमेंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट एंड रिसर्चर। ये किसी कंपनी के अंदर जाके रिसर्च करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसमें जो क्रक्स निकलता है या अगर कोई सजेशन वगैरह है तो वो कंपनी को प्रोवाइड करवाते हैं, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टॉपिक के बारे में। अभी अपना रहता है सिर्फ एक पोर्शन जिसमें फोर्थ रेशियो को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो हम नेक्स्ट 1 by 1 लेक्चर में इसको करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में